देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने दी थी पूरी हिम्मत की भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे दोस्तों। इसके बाद बीजू जनता दल ने कांग्रेस की मान ली बात, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को मैदान में उतरना पड़ा दोस्तों, और सारे के सारे विधायकों को अचानक से कर्नाटका ट्रांसफर किया गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। जिसके बाद बढ़ेगा इंडिया गठबंधन का नंबर, बताएंगे क्या इंडिया गठबंधन में एक और नई पार्टी जुड़ने वाली है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी अगर मिशन में हो गई सफल तो होगा जबरदस्त तरीके का इंडिया गठबंधन में एक और पार्टी का जुड़ाव। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और सिलसिलेवार तरीके से पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आरएसएस के दफ्तर के बाहर पहुंचने वाले हैं वंचित बहुजन अघाड़ी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। 23 मार्च को होगा जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन। बताएंगे F3 फाइल को लेकर महाराष्ट्र में हो रहा है पहला और प्रदेश व्यापी आंदोलन दोस्तों। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों, तो सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के चाणक्य डीके शिव कुमार आज तक कांग्रेस पार्टी के किसी मिशन में फेल नहीं हुए और एक बार फिर से उनकी जबरदस्त जीत होगी और कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा का उम्मीदवार चुनाव जीतकर डंके की चोट पर आएगा, और इसके बाद बीजू जनता दल कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से जुड़ेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरी कहानी तब शुरू होती है दोस्तों जब उड़ीसा के अंदर राज्यसभा के चुनाव का ऐलान किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए 4 सीटों पर चुनाव की घोषणा की जाती है दोस्तों, और 4 सीटों में से एक सीट बीजू जनता दल को मिल रही थी। बाकी की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, क्योंकि बीजेपी के टोटल 79 विधायक है और 3 निर्दलियों का बीजेपी को सपोर्ट है दोस्तों। तो कुल मिलाकर भाजपा का आंकड़ा 82 का है और एक सीट जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के पास पहली और दूसरी सीट जीतने के लिए 30-30 का आंकड़ा मौजूद है दोस्तों, यानी टोटल 60 का आंकड़ा तो मौजूद है। लेकिन इसके बाद जो बीजेपी के 22 और विधायक बचते हैं तो उनको तीसरी सीट जिताने के लिए 30 का आंकड़ा होना चाहिए, यानी 22 बीजेपी के पास है और 30 का आंकड़ा अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट नहीं जीत पाएगी दोस्तों। ऐसे में बीजू जनता दल के पास क्योंकि 48 विधायक है तो उनको एक सीट जीतने के लिए 30 विधायक चाहिए, तो 30 एक सीट जीतने के लिए खर्च हो जाएंगे। बाकी 18 जो बचेंगे, तो बीजू जनता दल के पास केवल 18 विधायकों का समर्थन बचा हुआ है। तो लास्ट की जो सीट थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के 22 विधायक बचे हुए थे और आंकड़ा चाहिए था 30 का, उस सीट को जीतने के लिए बीजू जनता दल के पास केवल 18 का आंकड़ा था दोस्तों। लेकिन बाद में कहानी तब पलटती है जब कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले भगचरण दास ने कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की दोस्तों। उनका दरवाजा खटखटाया, कहा कि आपसे मुलाकात करनी है। 3-4 बार मुलाकात की बात कही गई दोस्तों, बार बार अपॉइंटमेंट मांगा गया, तब जाकर बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने कांग्रेस के नेता भगचरण दास से मुलाकात करने की इजाजत दे दी दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस के नेता भगचरण दास ने उनसे पूछा कि आप राज्यसभा की केवल एक सीट पर चुनाव क्यों लड़ रहे हो, दूसरी सीट भी तो आप जीत सकते हो। तो बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने कहा कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, हमारे पास केवल 18 विधायक है और हमको 30 विधायकों का समर्थन चाहिए सीट जीतने के लिए, और बीजेपी के पास इस सीट को जीतने के लिए 22 का आंकड़ा है। तो बीजेपी बहुमत के ज्यादा नजदीक है, तो भारतीय जनता पार्टी सीट को जीत सकती है। तो हमने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ऐसे कब तक चलेगा, कब तक भारतीय जनता पार्टी को बिना विरोध के जीतने दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बीजू जनता दल को काफी सुझाया बुझाया गया और समझाया गया कि बीजेपी को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी जो एक सीट है जिस पर बीजेपी के पास इसका आंकड़ा है, बीजू जनता दल के पास 18 का आंकड़ा है, तो बीजू जनता दल अपना उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। कांग्रेस पार्टी बीजू जनता दल का उम्मीदवार चुनाव करवाकर भेजेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा की इस सीट पर पटकनी दी जाए दोस्तों। इसके बाद असली गेम शुरू हो जाता है और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दिया दोस्तों, यानी विश्वास जताया। तो इसके बाद बीजू जनता दल ने कहा कि ठीक है, हम राज्यसभा की जो चौथी सीट है उस पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और 12 साल के बाद उड़ीसा के अंदर पहली बार राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी के कारण हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजू जनता दल को पूरा भरोसा दिया है कि इस पर आराम से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और इसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बन गई है कि बीजू जनता दल को राज्यसभा की यह सीट जितवा कर दी जाए। इसके बाद बीजू जनता दल ने कहा कि ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद बीजू जनता दल ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया दोस्तों। बीजू जनता दल ने 2 सीटों को लेकर उम्मीदवार उतारा। एक तो संतृप्त मिश्रा बीजू जनता दल के नेता मैदान में उतरे, तो उनके पास तो 30 विधायकों का सपोर्ट है। बाकी जो 18 बचते हैं वे सब के सब लोग बीजू जनता दल के दूसरे उम्मीदवार दत्तेश्वर होता के साथ में आकर खड़े होंगे। और दत्तेश्वर होता बीजू जनता दल के चौथे सीट के उम्मीदवार है, उनके पास 18 वोट तो है, लेकिन प्लस कांग्रेस पार्टी ने 15 सपोर्ट का ऐलान किया है, यानी कांग्रेस के 14 विधायक और एक सीपीआई-एम का विधायक है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा 33 से 35 पहुंच रहा है। जीतने के लिए केवल 30 चाहिए, यानी 3 या 5 के आसपास का आंकड़ा एक्स्ट्रा है दोस्तों, यानी +3-5
45 के आसपास के आंकड़े से यहाँ पर आराम से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां इस पूरे मामले पर चुप रहने वाली थी दोस्तों। होता यह है कि बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतार देती है, बल्कि बीजेपी के पास केवल 22 विधायक है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सीट जीतने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को मैदान में उतार दिया। दिलीप रे 22 भाजपा विधायकों के साथ में चुनाव जीत का दावा कर रहे हैं। इनको 8 और विधायकों का समर्थन चाहिए, तब जाकर ये चुनाव जीतेंगे दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो 15 के 15 सपोर्ट बीजू जनता दल को दिलवाएंगे। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार को यह पूरा मामला पकड़ा दिया गया है दोस्तों। और इसके बाद मैदान में कूदते हैं डीके शिव कुमार और बीते दिन कांग्रेस के चाणक्य ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। फिर हुआ ये दोस्तों की कांग्रेस पार्टी उड़ीसा इकाई के 8 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया गया दोस्तों। बेंगलुरु में इन सबको एयरपोर्ट से कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार की गाड़ी ने रिसीव किया। और इन सब विधायकों को तकरीबन 10 विधायक बताए जा रहे हैं दोस्तों। इन सबको रिजॉर्ट में ले जाया गया। बेंगलुरु के पास मौजूद रिजॉर्ट में इन सभी नेताओं से, सभी विधायकों से खुद डीके शिव कुमार ने बातचीत की है दोस्तों। 16 तारीख को सोमवार को वोट डाला जाएगा, उससे पहले डीके शिव कुमार ने इन सबसे बातचीत करते हुए पार्टी की विचारधारा और तमाम तरीके की चीजों पर चर्चा की है दोस्तों। और खुद डीके शिव कुमार इस पूरे मामले पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने तय कर रखा है कि बीजू जनता दल के एक भी समर्थन में वोट कांग्रेस पार्टी का कम नहीं होगा। यानी कांग्रेस ने वादा किया है कि वो बीजू जनता दल को राज्यसभा के लिए 15 वोट डलवाएंगे तो डलवाएंगे, डंके की चोट पर डलवाएंगे। और इसीलिए सारे विधायकों को यहां कर्नाटका में बुला लिया गया है और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। और बचे हुए विधायक भी आज सुबह बेंगलुरु पहुंच जाएंगे दोस्तों। और ये सबके सब इकट्ठा होकर सोमवार सुबह पहुंचेंगे और दोपहर तक सब जने अपना वोट डाल देंगे। शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे और उसके बाद राज्यसभा की ये सीट जैसे ही बीजू जनता दल के खाते में जाएगी और ततेश्वर होता चुनाव जीतेंगे और बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव हारेंगे, वैसे ही बीजू जनता दल में क्लियर कट मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति में हराना चाहती है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे बीजू जनता दल भी कांग्रेस पार्टी की ओर चला आएगा, क्योंकि बीजू जनता दल जब से लोकसभा के चुनाव के दौरान हुए विधानसभा का चुनाव भी हारा है, कहीं ना कहीं उनका विश्वास काफी कम हो चुका है दोस्तों। और वो उम्मीद छोड़कर बैठे थे कि बीजू जनता दल कभी बीजेपी को हरा पाएगी। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने विश्वास इन सभी नेताओं में डालना शुरू कर दिया, इनको बताना शुरू कर दिया है कि बीजेपी को सही रणनीति और एकजुटता के साथ में हराया जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकता के लिए बीजू जनता दल का भी साथ में आना जरूरी है दोस्तों। बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी पहले एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों पार्टियों को समझना चाहिए कि उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजू जनता दल अमूमन संसद भवन के अंदर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया करता था दोस्तों, लेकिन आज क्या हालात है आप लोग देख ही सकते हैं कि बीजू जनता दल को किस तरीके से उड़ीसा राज्य की राजनीति से निपटाया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पूरे भारत में पहली बार ऐसा होगा दोस्तों जब एफसीन फाइल और ट्रेड डील के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ में वंचित बहुजन अघाड़ी यानी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी 23 मार्च को आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार तरीके का प्रदर्शन करेगी दोस्तों। यानी बीजेपी के मंत्री का नाम एफसीन फाइल में आने को लेकर और नरेंद्र मोदी का जिक्र किए जाने को लेकर लगातार विरोध जारी है। और ऐसे में ट्रेड डील और एफसीन फाइल दोनों को जोड़कर कांग्रेस पार्टी ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में मिलकर आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है दोस्तों। यानी आरएसएस दफ्तर के बाहर जब जोरदार तरीके का आंदोलन होगा तो मीडिया वाले ना चाहते हुए भी इस पूरे मामले को कवर करेंगे और दूर तक मैसेज जाएगा। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें ये फर्जी अफवाह फैलाई गई कि भारत के कई सारे टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आने दिया गया। यानी ईरान के पास जो समुद्री गलियारा है, फारस की खाड़ी है, वहां से भारत आने दिया गया है। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने बताया कि एक भी टैंकर वहां से नहीं लौटा है। और अब रात को दावा किया जाता है कि 2 टैंकर को आने दिया गया है। अब अलग अलग तरीके के दावे चल रहे हैं, लेकिन बीते शाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भाजपा सरकार ने दोस्तों, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। और एक जो टैंकर आया था वो ओमान से आया था, लेकिन तमाम सूत्रों का हवाला देकर दावा किया गया था कि भारत के टैंकरों को आने दिया गया है। हालांकि ये बात तब तक सही नहीं थी दोस्तों। इसके बाद अब अलग अलग तरीके की रिपोर्टें चल रही है। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ संभल जिला प्रशासन की ओर से जिस तरीके का बयान दिया गया दोस्तों, और अलविदा जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम के नाम पर जिस तरीके का बयान दिया गया और पीएसी तैनात किए गए, उस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के क्षेत्र अधिकारी कुलदीप कुमार ने पीस कमेटी की बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने यहाँ पर सख्त रुख अपनाया है ताकि किसी भी सांप्रदायिक तनाव या उपद्रव को समय रहते टाला जाए। इसके बाद जिन शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं कि जिनको इजराइल और ईरान युद्ध की पड़ी है वे लोग वहां जा सकते हैं, वहां जाकर लड़ ले। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 देशों के बीच में हो रहे झगड़े पर भारत के अंदर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर पुलिस इसका अच्छे से इलाज करेगी, उन लोगों का अच्छे से इलाज करेगी जो लोग कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है दोस्तों। उससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि क्या लोकतांत्रिक देश के अंदर वर्दीधारी की ऐसी भाषा मान्य है। उन्होंने मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस अधिकारी को संविधान की प्रस्तावना याद दिलाने की मांग की। वहीं पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सख्त लहजे में कहा कि अधिकारी
को भाषा संवैधानिक शपथ के हिसाब से बोलनी चाहिए। संवैधानिक शपथ वाली भाषा बोलेंगे तब लोग सम्मान करेंगे। ये अपराधी या सड़क छाप गुंडे की भाषा बोलेंगे तो लोग ऐसे लोगों का कड़ा विरोध जताएंगे। इसके बाद AIMIM के भी कई और नेताओं ने बयान दिया है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि संभल के सीओ के बाप का देश है क्या? ये भारत के संविधान के आर्टिकल 19 पर हर हिंदुस्तानी का हक है। सबसे दर्दनाक सवाल तो ये था कि जो उन्होंने एक 12 साल के बच्चे के वीडियो को देखकर पूछा कि इस उम्र में इतनी नफरत कहां से आ गई। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सीओ साहब ने किया है, इस बात को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में जबरदस्त तरीके की नाराजगी। अगर आप भी मानते हैं कि जब तक इस तरीके की भाषा बोलने पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैसेज नहीं जाएगा कि ऐसी भाषाएं स्वीकार करने योग्य नहीं है, यानी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर और भी कई सारे संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोगों की भाषा ऐसी ही देखने को मिलेगी और आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में डर पैदा किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के चुनाव के मद्देनजर प्रदेश लेवल की कमेटी का ऐलान किया है। दोस्तों तमिलनाडु के चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने कई सारे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर सेल्वा पेरुंथा गल्लई को मैदान में उतारा है, जबकि ऐसे राजेश कुमार को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। पी चिदम्बरम से लेकर मणिकम टैगोर और कई सारे लोगों का नाम इसमें जोड़ा गया है। दोस्तों ऐसे ही जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी और एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के लोग, महिला कांग्रेस के लोग, NSUI और सेवा दल के लोगों को जोड़ा जाएगा। वहीं पर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है चैला कुमार को और उनके साथ में वाइस चेयरपर्सन के तौर पर ज्योति मणि रहेंगी। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और संकेत दे दिया है कि तमिलनाडु के अंदर दिन रात जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। किसी नामी गिरामी लोगों को आगे करके पार्टी के परफॉर्मेंस को कम नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग पार्टी को अच्छे से जानते हैं और 5 साल से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, पार्टी पर जिनकी कमांड है, जिनकी पकड़ है, उन्हीं लोगों को आगे किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों रसोई गैस की कमी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर के अंदर LPG वितरण केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारों को देखते हुए जबरदस्त तरीके का विरोध किया है। दिल्ली कांग्रेस इकाई ने शुक्रवार को सड़कों पर उतरकर पारंपरिक चूल्हे पर रोटी सेकर LPG की किल्लत और महंगाई को लेकर विरोध जताया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने LPG सिलेंडर की कालाबाजारी और उन्हें खरीदने में परिवार और छोटे व्यवसायियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए कि आखिर अच्छे दिन बताकर कैसे आम जनता को सिलेंडर तक मुहैया नहीं करवा पा रहे। अगर ईरान के साथ में पहले ही अच्छे संबंध रखे गए होते तो आज भारत को आराम से तेल मिल रहा होता और भारत को आराम से गैस वगैरह आराम से टाइम पर मिल रहे होते, लेकिन मामला एकदम उल्टा है। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर? दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ सदन में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद एक दिलचस्प वीडियो देखने को मिला। दोस्तों इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल की तारीफ करते हैं। दोस्तों दिग्विजय सिंह ने संसद परिसर के अंदर जगदम्बिका पाल की तारीफ करते हुए कहा कि ओम बिरला की जगह आपको स्पीकर होना चाहिए था। इस पर जगदम्बिका पाल कहने लगे कि आप तो मेरे साथ राजनीति करने लगे हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ राजनीति कैसे कर सकता हूँ, आप तो मेरे पुराने साथी हैं, आपके साथ तो मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। ऐसे में दोस्तों दिग्विजय सिंह ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि जगदम्बिका पाल अगर स्पीकर होते तो इतना ज्यादा बवाल नहीं होता जितना ओम बिरला के स्पीकर होने से बवाल हो रहा है। और इस बात को कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल भी अंदर खाने जानते ही हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि ओम बिरला की जगह कोई भी आएगा तो वो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से काम करेगा। दोस्तों जगदम्बिका पाल को इसीलिए कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जगदम्बिका पाल समझ गए कि उनको मस्का लगाने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद वो कहते हैं कि आप मेरे साथ राजनीति कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के अंदर NCERT की नकली किताबों का एक गोदाम पकड़ा गया है। 5011 किताबें जब्त की गई है। मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके पर NCERT के अधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने जांच में पाया कि पुष्टि की कि गोदाम में रखी किताबें नकली थी। इसके बाद पुलिस ने गोदाम के मालिक अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया और क्लास 1 से लेकर 12 तक की कुल 5011 नकली किताबें जब्त कर ली दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है, NCERT की किताबें काफी नकली देश के अंदर चलती है दोस्तों। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह कहते हैं कि एक बार फिर से यानी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बना दो, सारे घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा। जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि सारे घुसपैठियों को बाहर करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो केवल माहौल बना सकता हूं, केवल परेशान कर सकता हूं। अगर मैं घुसपैठियों को परेशान करूंगा तो वो खुद ब खुद छोड़कर चले जाएंगे। सबको एक साथ ट्रेन में बिठाकर छोड़ पाना ये संभव नहीं है। 70 लाख की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है और ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा के अलग दावे हैं दोस्तों और गृह मंत्री अमित शाह के अलग दावे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह
शाह को एक क्लोज डोर बैठक करनी चाहिए, यानी दरवाजा बंद करके हिमंता विश्व शर्मा के साथ में बातचीत करनी चाहिए कि क्या हिमंता विश्व शर्मा सही बोल रहे हैं या अमित शाह सही बोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों मिलकर जनता को, आम जनता को बेवकूफ बना रहे, से ज्यादा कुछ नहीं है, तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा निशाना साधने का। दोस्तों उन्होंने कहा कि ढाका के मौलवी साहब से इजाजत लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे हिमंता विश्व शर्मा। अभी महीने भर पहले ही जब गृह मंत्री अमित शाह जी असम आए थे तो कह रहे थे कि घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। अब हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता, बस परेशान करने की उम्मीद की जा सकती है और वो खुद ब खुद चले जाएंगे। तो क्या पिछले 10 सालों से आप लोगों ने नूरा कुश्ती करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला? क्या आप अमित शाह को झूठा करार दे रहे हैं, यानी क्या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जब मुख्यमंत्री बोल रहा है कि उसके बस की बात रही है घुसपैठी को कंट्रोल करना, तो फिर मंत्री को इस्तीफा ही दे देना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा तो लोग कोई इसे उम्मीद कर नहीं सकते। केवल उल्टी सीधी बातें मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ बोलते रहते हैं दोस्तों, और हकीकत यह है कि घुसपैठी का कोई सॉल्यूशन इनके पास नहीं है, बल्कि घुसपैठियों का इनके पास डेफिनेशन, परिभाषा भी नहीं होगा। केवल राजनीति करने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अब जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों तब से ही राजनीति में अब चर्चा यह है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। निशांत कुमार फॉर मुख्यमंत्री, इस तरीके से पूरा कैंपेन चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला जल्द होगा दोस्तों, लेकिन अभी जो हालात है उससे लग नहीं रहा कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से मान जाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़कर चले जाएंगे और निशांत को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे बीजेपी वाले, तभी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी? कुल मिलाकर ऐसा लगता तो नहीं है आज की स्थिति में। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कुछ दिनों पहले बीजेपी वाले दावा करते थे अमेरिका के जो बिलियनियर्स हैं, जो लाखों करोड़ रुपए अपने पास में रखते हैं दोस्तों, जॉर्ज सोरोस, उसने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है और कांग्रेस पार्टी को फंड किया है। कांग्रेस पार्टी देश विरोधी काम करती है क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने जमकर पैसा कांग्रेस पार्टी को दिया है। ये आरोप भाजपा वालों के हैं, लेकिन अब मामला एकदम उल्टा पड़ गया है दोस्तों। भाजपा वाले कांग्रेस पर आरोप लगाकर साबित तो नहीं कर पाए, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दिया संसद भवन में और दावा कर दिया कि ये हरदीप पुरी की बेटी के डॉक्यूमेंट है, जिसमें हरदीप पुरी की बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। यानी अमेरिका का एक ऐसा बिलियनियर्स, ऐसा अरबपति खरबपति दोस्तों, जो भारत के खिलाफ अलग अलग संस्थानों में पैसा डालता है, उसने हरदीप पुरी की बेटी की कंपनी में पैसा लगाया है। ऐसा दावा राहुल गांधी ने कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जॉर्ज सोरोस वाले दावे को भी पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है दोस्तों। यानी बीजेपी वाले राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे, मामला एकदम उल्टा हो गया है। ऐसे में भाजपा वाले इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बार बार असम का दौरा कर रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री कोकराझार में जनसभा कर रहे थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने वहां पर लोगों से कहा कि असम में कि कांग्रेस पार्टी ने रोटी, बेटी और माटी तीनों को खतरे में असम के अंदर डाल दिया है। यानी नरेंद्र मोदी एक और नया जुमला लेकर आए हैं दोस्तों। 12-15 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और 10 साल से असम में बीजेपी की सरकार है। स्थिति यह है दोस्तों कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पार्टी का ही रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। सवाल यह है कि इतने साल से सरकार चला रहे हैं, 12 साल तो बहुत होता है केंद्र में सरकार और 10 साल राज्य में सरकार, तो अब क्या भाजपा वाले जन्म भर शासन करना चाहते हैं असम के अंदर और कांग्रेस पार्टी पर ब्लेम डालना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि असम का विकास कांग्रेस पार्टी के नेता तरुण गोगोई के नेतृत्व में हुआ था, इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। केसी वेणुगोपाल कहते हैं मीडिया से बात करते हुए कि हम लोग 2029 के चुनाव में इस बार जीतेंगे नहीं, बल्कि एक तरफा स्वीप करेंगे। यानी ये चुनाव हमारा होगा, इंडिया गठबंधन स्वीप करके जीतेगी, एक तरफा जीतेगी और ये इतनी बड़ी जीत होगी कि जिसे हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी 29 के चुनाव को टारगेट कर रही है। केवल 3 साल का टाइम बचा हुआ, उससे पहले उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में भी कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है। संगठन का विस्तार हमने अच्छे तरीके से कर लिया है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर एक एक जानकारी दे रहे थे दोस्तों। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के अंदर जाकर कहते हैं कि किसानों को विदेशों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निर्भर रखा। दौरे के पहले दिन 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का दावा किया गया दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया। और आप लोग जानते हैं कि जहां पर चुनाव होता है वहां पर 24,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ ऐसे बांटे जाते हैं जैसे दोस्तों की पैसा नहीं है बल्कि खाली नोट बांटे जा रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि पैसा नहीं बल्कि कोई रद्दी पेपर बांटे जा रहे हैं। कुछ भी 24,000 करोड़ दे दिया, 50,000 करोड़ दे दिया, क्योंकि केवल बोलना ही है, कौन चेक करने आ रहा है कि कितने हजार करोड़ रुपए लगा दिए गए। और चुनाव के टाइम में नरेंद्र मोदी के भाषणों को अगर आप इकट्ठा कर ले और अलग अलग राज्यों में देखें कि कहां-कहां नरेंद्र मोदी कितने कितने हजार करोड़ बोल कर आए हैं, तो आपको बाद में पता चलेगा कि देश का बजट भी नहीं है उतना ज्यादा नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया है। तो साफ तौर पर चुनावी राज्य में नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते हैं दोस्तों। तो अब असम के अंदर भी 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का दावा कर रहे हैं। साथ साथ बिहार के राज्यसभा की जो सीट है दोस्तों, 5वीं सीट है, उस पर जबरदस्त तरीके का घमासान जारी है। 5वीं सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने खुद एक निर्दलीय मैदान में उतार दिया है दोस्तों। और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तो
ऐसे में एक एक विधायक की गिनती काफी जरूरी हो गई है। ऐसे में दोस्तों बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक है और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है दोस्तों, अपराधी है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को लेकर अब अपडेट आई है दोस्तों। जानकारी है कि अनंत सिंह राज्यसभा चुनाव में वोट करेंगे। पटना के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इनको अनुमति दे दी है और 16 तारीख को ये वोट डालने के लिए जेल से बाहर निकल कर आएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा जाएंगे, अपना वोट डालेंगे और वापस से बेऊर जेल में इनको भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर एक ऐसा आपराधिक व्यक्ति जो विधायक बना हुआ है दोस्तों, वो आकर वोट भी डालेगा। सोचिए, यानी वो ये तय करेगा कि राज्यसभा कौन जाएगा, जबकि इस तरीके के व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले में? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सुप्रिया शिनेट का भी एक बड़ा बयान आता है। वो कहती है कि 11 मार्च को हरदीपुरी लोकसभा में कहते हैं कि कोई एलपीजी की कमी नहीं है, उत्पादन 28% बढ़ गया है, सब ठीक है। 12 मार्च को कहते हैं कि जो अपडेट आई है वो ये कि दिल्ली के गुरुद्वारा ने हरदीपुरी को पत्र लिखकर कहा है कि लंगर सेवा बाधित हो रही है, गैस की आपूर्ति करने के लिए सरकार से मांग की गई है। दोस्तों ऐसे में सुप्रिया शिनेट ने लिखा कि एफटीन गैंग के सब चंगा सी के दावे की पोल धीरे धीरे करके खुलती जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों योगेंद्र यादव भी कहते हैं कि इंडो यूएस ट्रेड डील नहीं है, बल्कि देश के किसानों के साथ गद्दारी है। यानी किसानों से लगातार वो अमेरिका और भारत के ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों का। जय हिंद।